देश में लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच होने वाली खींचतान कोई आज की बात नहीं है। ये टसल कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से ही जारी है। भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच डिवीजन ऑफ पावर हो, लेकिन फिर भी इतने सालों में हमें कई ऐसे मौके देखने को मिले हैं जहां पावर को ओवरकम करते हुए लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच खींचतान हुई थी। ये पावर को ओवरकम करने की लड़ाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे कि आपको पता है कि बीते शुक्रवार को उड़ीसा के राज्यसभा एमपी सस्मित पात्रा ने लेजिस्लेचर और जुडिशरी को लेकर ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जिससे काफी हंगामा बढ़ गया है। एमपी द्वारा दिए गए ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कई बड़े सवाल खड़ा करते हुए अपीयर होते हैं। इस वीडियो में हम एमपी द्वारा दिए गए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर चर्चा और साथ ही ये भी जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जुडिशरी पर इस तरह का सवाल करना कितना वैलिड है और कितना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये जो इंसिडेंस हुआ है वो बीते शुक्रवार को राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल बिल्स की पेशी के दौरान होने वाली चर्चा के टाइम हुआ था, जहां उड़ीसा के राज्यसभा मेंबर डॉक्टर सस्मित पात्रा और बीजेपी जनता दल के स्पोक्स पर्सन ने तीनों क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल के राज्यसभा में चर्चा के दौरान जुडिशरी को लेकर कई शॉकिंग रिमार्क दिए हैं। एमपी द्वारा दिए गए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की बात करते हुए हम उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पर भी नजर डालेंगे। एमपी पात्रा ने राज्यसभा में क्रिमिनल लॉज की चर्चा के वक्त जिस केस को कोट किया है वो बड़ा ही शॉकिंग है। पात्रा का कहना था कि सेम सेक्स मैरिज के लीगल रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान कुछ लॉयर्स द्वारा ये स्टेट किया गया था दैट पार्लियामेंट लॉज बनाने की कितनी भी कोशिश कर ले वे उसे स्ट्राइक डाउन कर देंगे। He said some advocates there believed that even if the parliament makes laws, they can challenge and strike them down in the courts, thinking what can the parliament do? This mindset exists. So today I want to speak about the parliamentary sovereignty. पात्रा ने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का जिक्र किया तो आपको बता दूं कि ये टर्म एक डॉक्ट्रिन को डिस्क्राइब करता है जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर होती है टू मेक लॉज, अनमेक लॉज, अमेंड लॉज और अपील अ लॉ। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर अकाउंटेबल टू द सिटीजंस दे रिप्रेजेंट। ऐसे में पार्लियामेंट के पास लॉज बनाने की पावर है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के फेवर में एक मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि ये इंश्योर करता है कि लॉ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ही बनाए जाए जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो, जिससे गवर्नमेंट के पास सोसाइटी की बदलती जरूरत के रिस्पेक्ट में लॉ में चेंजेस आसानी से किए जा सके। पात्रा का कहना था कि जैसे पार्लियामेंट जुडिशरी के मैटर में जजमेंट के लिए इंटरफेयर नहीं करता, ठीक उसी तरह वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जुडिशरी पार्लियामेंट में लॉज अमेंडिंग और लॉज मेकिंग पावर को लिमिट ना करे। He said, "We often hear in the house that we are making many laws, but when we do, some members, regardless of parties, say it's pending in court or it will be contempt of court. Can the parliament ever stand in contempt of court? Can the court give rights and directives? This fear is why we are relinquishing our rights, which then go elsewhere." राज्यसभा में अपनी स्पीच के दौरान पात्रा ने इस बात को भी सामने रखा है कि पार्लियामेंट के पास पूरी ताकत है कि वो किसी भी लॉ को बना सकती है और इसका अधिकार जनता ने उन्हें मैंडेट देते हुए दिया है। He said, "We have true conscience and mandate of the people of this country." इसके अलावा पात्रा ने राज्यसभा में दी स्पीच से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी सवाल खड़े किए थे और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के दायरे पर कमेंट किया था। उस कमेंट का ओरिजिनल क्लिप हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। के सामने वो रखना चाहता हूं। दो शब्द थे, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। अगर आप इतने बड़े एक सामाजिक बदलाव को लाना चाह रहे हैं तो क्या सिर्फ एक 5 जजों की बेंच निर्णय कर ले और 140 करोड़ की जनता पे उसको दे दिया जाए और कल से हर घर में या हर प्रदेश में और हर जगह सेम सेक्स मैरिज हो सकती है? पात्रा के जजेस के ऊपर सवाल उठाने से पहले इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार डिवीजन ऑफ पावर के रिस्पेक्ट में जुडिशरी और लेजिस्लेचर पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स क्या स्टेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 121 की, जो ये स्टेट करता है दैट no discussion shall take place in parliament with respect to conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his or her duties। वहीं अगर आर्टिकल 122 को देखा जाए तो वो ये स्टेट करता है दैट कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। इन दोनों आर्टिकल्स को गौर किया जाए तो हमें ये मालूम होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर के अंडर लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच सेपरेशन तो है, पर आपको बता दूं कि ये पावर ऑफ सेपरेशन वाटर टाइट बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टेड इसमें कुछ इंस्टांसेस हमें फंक्शनल ओवरलैपिंग के भी देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 61 के अनुसार
the parliament has quasi-judicial powers during the presidential impeachment process. The judiciary may take legislative functions under certain circumstances which are dubbed as judicial activism और judicial overreach. अगर इस functional overlapping के कुछ instances की तरफ गौर करें तो पाएंगे कि the विशाखा guidelines on sexual harassment in the workplace और People's Union for Democratic Rights versus Union of India 1982 case which gave for public interest litigation के cases में हमें फंक्शनल ओवरलैपिंग देखने को मिली थी। वहीं अगर इस लॉ बनाने की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात करें तो हमें कई ऐसे इंस्टांसेस भी देखने को मिल जाएंगे जहां सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ इंस्टांसेस में लेजिस्लेचर के लॉ बनाने की पावर को लिमिट किया गया है टू प्रोटेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जुडिशियल सॉवरेनिटी के डोमेन में फॉल करता है। जुडिशियल सॉवरेनिटी का डॉक्ट्रिन ये स्टेट करता है कि जुडिशरी के पास किसी लॉ को इंटरप्रेट करने की पावर है। जुडिशरी किसी लॉ को स्ट्राइक डाउन करने का फाइनल से रखती है, जिसे वो तब यूज करती है जब लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया लॉ इंडिविजुअल राइट्स को वायलेट करता हो। एंड ऑल्सो इट मेक्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जुडिशियल सॉवरेनिटी ओवर पावर कर जाए तो इसका रिजल्ट ये होगा कि अनइलेक्टेड जजेस may make political decisions that go beyond their legal authority. Also, judicial supremacy may interfere with the democratic process by allowing unelected judges to strike down laws enacted by elected representatives. और वो कुछ important instances जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के तहत जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में दिए गए थे वो है, सबसे पहले ये इंस्टांस हमें राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 के केस में देखने को मिला, where it was held that the Indian Constitution has not indeed recognized the doctrine of separation of powers in its absolute rigidity, but the functions of the different parts or branches of the government have been sufficiently differentiated. फिर दूसरा इंस्टांस हमें गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में देखने को मिला, जहां the judges observed that the three organs of the government are expected to exercise their functions within their limits and keeping in mind certain encroachments assigned by the constitution. तीसरा और सबसे फेमस इंस्टांस था the Indira Gandhi versus Raj Narayan 1975 case. The Supreme Court in this invalidated a clause of Article 329A inserted to immunize the election dispute to the office of the Prime Minister from any kind of judicial review. In this case, it was held that the separation of powers is a part of the basic structure. इसके अलावा केशव नंदा भारती केस और करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 के केसेस में हमने देखा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बचाने के प्रयास किए थे। इतने इंस्टांसेस को देखने के बाद ये बात तो साफ है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच डिवीजन ऑफ पावर पूरी तरह से वाटर टाइट नहीं है। इसमें ओवरलैपिंग है टू इंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच ये खींचतान हमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के दौरान भी देखने को मिला, जहां बीजेपी लेड गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के इरादे से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। इसी मुद्दे पर एमपी सस्मित पात्रा ने भी अपने कमेंट्स पास किए और कहा, जुडिशियरी हमारे लेजिस्लेशंस को, एनजेएसी को बिगाड़ देती है, उसको हटा देती है और उसके बाद 16 राज्य उसको अप्रूव करने के बाद भी एनजेएसी में आज भी हम चुप्पी साधे खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी ये चुप्पी साधने की आदत हमारे व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना था कि एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ कॉलेजियम में कई फॉल्ट्स है, जिसे इमीडिएटली एनजेएएस एक्ट से रिप्लेस करना चाहिए था। वहीं जुडिशरी ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि जुडिशरी का मानना था कि ऐसा करने से कहीं न कहीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव द्वारा जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इरोड कर दिया जाएगा, जिससे लोगों के न्याय के प्रति आस्था और विश्वास के उठने का डर होगा। वहीं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जाने माने फॉर्मर जस्टिस आरिफ नरीमन का भी यही मानना था कि कॉलेजियम सिस्टम इज द वर्स्ट येट बेटर सिस्टम। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट एज अ मेन पार्ट ऑफ जुडिशरी अपने चेक एंड बैलेंसेस से पार्लियामेंट के पावर को लिमिट करती आई है टू मेंटेन टैंडम विद द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, ताकि जिससे इन सब ऑर्गन्स के बीच में एक कोहेरेंस एस्टैब्लिश हो इन डिपार्टिंग देयर ड्यूटीज क्वाइट वेल। हम सब जानते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी के रेजिम में यूनियन के ओवर पावर होने के कारण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इस कदर किए गए थे कि एंड में जुडिशरी को इसमें बीच बचाव करते हुए इसको प्रोटेक्ट करना पड़ा, वरना इसका अंजाम कुछ और ही देखने को मिलता। पात्रा का इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जुडिशरी पर सवाल खड़ा करना और ये कहना दैट the judiciary cannot legislate as much as the legislature and this house
दिस पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। कितना सही है और कितना गलत? इस पार्लियामेंट सॉवरेनिटी वर्सेस जुडिशरी सुप्रीमेसी की डिबेट में आप किसकी तरफ हैं? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन and watch MP Sasmit Patra's full speech on Law Chakra.